आप सभी विद्यार्थियों का YouTube की इस ऑनलाइन क्लास में आज स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोनोपोली की, जिसे हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। हमने परफेक्ट कंपटीशन की अब तक बात की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे मोनोपोली की, एकाधिकार की। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो प्लस पोली। मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ है विक्रेता। पोली का क्या अर्थ है? विक्रेता। तो यानी ऐसा मार्केट जहाँ पर सिंगल सेलर हो, एक ही विक्रेता हो। एकाधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार, अर्थात बाजार की वह स्थिति जब बाजार में केवल एक विक्रेता हो। जब बाजार में केवल एक विक्रेता हो तब उसे क्या कहेंगे? एकाधिकार। एकाधिकारी बाजार दशा में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जब ऐसा मार्केट हो जब एक ही विक्रेता हो तो उस विक्रेता का उस पूरे मार्केट पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो क्या होता है मोनोपोली? मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोली, यानी जिस मार्केट का केवल एक ही विक्रेता हो उसे हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट। और मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है उसका पूर्ण नियंत्रण होता है वस्तु की पूर्ति पर। मोनोपोली इज सेड टू एग्जिट when there is only one producer or seller of a product which has no close substitute। इस लाइन में यहाँ कहा गया है कि मोनोपोली उस सिचुएशन में कहेंगे जब किसी प्रोडक्ट का केवल एक ही सेलर हो और प्रोड्यूसर हो और उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। मतलब उस पदार्थ का, उस जो प्रोडक्ट है, वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई निकट प्रतिस्थापन यदि उपलब्ध नहीं है मार्केट में, तो हम कहेंगे कि वो स्थिति केवल मोनोपोली की है, एकाधिकार की है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि मोनोपोली की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। मोनोपोली में हम किस किस को एग्जाम्पल ले सकते हैं? रेलवेज हुआ, आजकल रेलवे का भी निजीकरण कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। कुछ जगह पर प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी रेलवेज जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक तो है, चल रहा है काम। जल्दी से ये भी प्योर मोनोपोली का एग्जाम्पल नहीं रहेगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया के जितने भी हम देखते हैं, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, ये मोनोपोली की एग्जाम्पल्स काउंट होते हैं। पेटेंट हुआ, ये लग्जोटिया, ये लेंसेज आईज की जो फ्रेम होती हैं उसकी कंपनी है, 70% हिस्सेदारी है इसकी। ये सब क्या है? मोनोपोली की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म। भी ये जो मोनोपोली है इसमें हम रेवेन्यू कर्व किस प्रकार देखते हैं? AR और MR कर्व है, AR कर्व और MR कर्व, और है MC कर्व। अब देखिए, आपको मैंने पहले क्लास में भी पढ़ाया है कि AR और MR जो कर्व होते हैं उनकी आकृति नीचे गिरती हुई होती है मोनोपोलीज में, ठीक है। और MC कर्व जो है वो U शेप के होते हैं। अब इसमें कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम की? मोनोपोली में दो शर्तें हैं इक्विलिब्रियम होने के लिए। पहली शर्त है कि MC और MR बराबर होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है कि MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। अब देखिए, ये डिफरेंस आता है परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि MC कर्व MR को काटे, नीचे से काटे और कटान बिंदु पर बढ़ता हुआ हो और मोनोपोली में जबकि ये है कि MC MR बराबर हो और MC कर्व MR को नीचे से काटे, कटान बिंदु पर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हो, ये अनिवार्य नहीं है। ऑलवेज इक्विलिब्रियम एट वेयर E इक्वल्स टू 0 और E इज ग्रेटर देन 1 एंड MR कर्व। और ये इक्विलिब्रियम कहाँ प्राप्त होता है? जहाँ इक्विलिब्रियम जो है वो 0 के बराबर है या ग्रेटर देन 1 है। देखिए, अब रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म क्या है? इसमें दो कंडीशंस होना ज़रूरी है, MC इक्वल्स टू MR और MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट जान सकेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस अंडर मोनोपोली। क्या एकाधिकार में भी हानि होने की संभावना है?
हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा कि 3 स्थितियाँ होती हैं अल्पकाल में, एक लाभ होता है, एक असामान्य लाभ होता है और एक हानि होती है। अब हम ये जानते हैं कि क्या एकाधिकार में भी ऐसी संभावना बनती है, जब सिंगल सेलर होता है पूरे मार्केट में, क्या तब भी हानि हो सकती है? आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। प्राय ही समझा जाता है कि एकाधिकारी को हमेशा धनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं। हमेशा ये समझा जाता है कि जो मोनोपोलिस्ट है उसको तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मंदी के समय जब सभी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तो एकाधिकारी को हानि होती है। जब रिसेशन होता है, सभी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, तब एकाधिकारी को क्या होती है? हानि होती है। यदि यह हानि लंबे समय तक होती रही तो दीर्घकाल में वह उद्योग छोड़कर चला जाता है। अब देखिए, रेलवेज जो आपने मोनोपोली में काउंट किया है, दीर्घकाल में अब कोरोना टाइम पीरियड में क्या है? रेलवेज बंद है, बहुत सारी ट्रेन्स बंद है, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और दीर्घकाल में ये लॉस कंटिन्यू रही तो कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। किंतु अल्पकाल में जब तक कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है, इससे पहले मैंने आपको एक शटडाउन पॉइंट के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था कि एक जो उद्योगपति है या एक प्रोड्यूसर जो है, वो कब तक उद्योग में रहेगा? जब तक कीमत जो है एवीसी से अधिक हो, एवीसी के बराबर या एवीसी से अधिक हो। एक जो प्रोड्यूसर है उस बिंदु पर उत्पादन बंद करेगा जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है। उसे ये डर होता है कि कीमत अगर इससे भी कम हो गई तब क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अल्पकाल में जब तक कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है तब तक वह उत्पादन जारी रखेगा। यहाँ पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कीमत जब तक औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है तब तक वह उत्पादन जारी रखेगा। यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है, जो प्राइस है वो औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है, तो उत्पादन बंद कर देगा। किंतु अल्पकाल में वह उद्योग से बाहर नहीं जा सकता। अल्पकाल एक ऐसा टाइम होता है जब वो उद्योग से बाहर नहीं जाएगा, अतः अल्पकाल में हानि उठाना अनिवार्य है। अतः एक विवेकशील उत्पादक को हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, अल्पकाल में हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, टाइम पीरियड बहुत कम होता है, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो इसलिए अल्पकाल में वो उद्योग छोड़कर नहीं जाता, उसे हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए विवेकशीलता किसमें है? विवेकशीलता इस बात में है कि वो अपनी हानि को न्यूनतम करे। दोबारा इस कंसेप्ट को मैं रिपीट कर रही हूँ कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस अंडर मोनोपोली कब होते हैं? कब है? जब कीमत जो है औसत परिवर्तनशील लागत से नीचे हो जाती है, तो इस स्थिति में उत्पादन बंद कर देना चाहिए, लेकिन उत्पादन बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में एक उद्योगपति उद्योग को छोड़कर नहीं जाता और उसे अपनी हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए। अब लॉस के कारण क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ पर ये है कि लॉस मतलब होता है हानि के क्या कारण है? पहला कारण है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि उत्पादन की कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है तब भी लॉस होते हैं। और दूसरा है इनएडिक्वेट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। अब आप देखिए, कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है तो मार्केट में डिमांड कुछ चीज़ों की बहुत कम हो जाती है, कुछ चीज़ों की क्या, बहुत चीज़ों की कम हो जाती है। जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हुई थी पिछली बार, और अब भी संभावना है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत गिरेगी। तो जब मार्केट में डिमांड नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तब क्या होंगी? लॉस होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इन शॉर्ट रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, अल्पकाल में 3 प्रकार की स्थितियाँ एकाधिकारी सामना करना पड़ता है: असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। तो असामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा? आप एक्स अक्ष पर हम दिखाएंगे उत्पादन की मात्रा, वाई अक्ष पर दिखाएंगे लागत व आगम। एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, वाई अक्ष पर लागत व आगम। AR और MR कर्व की आपको आकृति पता है, ये नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। AC और MC कर्व की भी आपको आकृति पता है कि U शेप के होते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बिल्कुल कंटिन्यू चलना होता है। पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, फिर हम प्रोडक्शन पे आते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कॉस्ट कैसे का स्ट्रक्चर क्या है, EC MC का मतलब क्या होता है,
फिर हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, AR MR क्या होती हैं, इनकी आकृतियाँ कैसी होती हैं। फिर जाके हम मार्केट पे आते हैं, क्योंकि मार्केट में इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। हम उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, हम कीमत के बारे में पढ़ते हैं, हम रेवेन्यू कर्व के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए आपको सब चीज़ों की जानकारी होनी अनिवार्य है। अब आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम की ओर। AR और MR वक्र की आकृति कैसे होती है, नीचे की ओर गिरती हुई। उत्पादन की मात्रा को x अक्ष पर दिखाते हैं, लागत व आगम को y अक्ष पर दिखाते हैं। AC और MC कर्व कैसे होते हैं, यू शेप के होते हैं। जैसे ही मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया था, आप दोबारा देख लीजिए। इस स्लाइड में मैंने बताया कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जब MC इक्वल्स टू MR हो और MC कर्व MR को नीचे से काटे। अब देखिए यहाँ पर MC इक्वल्स टू MR E बिंदु पर हो रहा है और E बिंदु पर MC MR को नीचे की ओर काट रही है। ठीक है, तो ये ई बिंदु क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का बिंदु, हिंदी में कहते हैं साम्य का बिंदु। ई बिंदु क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का बिंदु, हिंदी में कहते हैं साम्य का बिंदु। अब प्रॉफिट कैसे काउंट करते हैं, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है TR माइनस TC। प्रॉफिट के फॉर्मूला होता है TR माइनस TC। कुल आगम में से कुल लागत अगर हम घटाते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होते हैं। कुल आगम में से कुल लागत घटाते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होते हैं। और TR का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। TR का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। अब आप देखिए कि इस डायग्राम में प्राइस कितना है, O से लेकर N तक। O से लेकर N तक कीमत कहाँ निर्धारित होती है, AR कर्व पर। कीमत कहाँ निर्धारित होती है, AR कर्व पर। जो मैं बातें आपको बोल रही हूँ वो आप एक नोटबुक लेके बैठना और नोट डाउन करते जाना। कीमत AR कर्व पर निर्धारित होती है, इसलिए जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, ON। जब हम ON प्राइस को O की उत्पादन से गुना कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, TR मिलेगा। तो हमारा TR का एरिया कितना हो जाएगा, ONPQ। ONPQ ONPQ। अब देखिए, और TC कैसे काउंट करते हैं। TC आप देखिए प्रति इकाई लागत कितनी है इस डायग्राम में, O से लेकर M तक। कोस्ट कितनी, एवरेज कोस्ट कितनी आ रही है, T से लेकर Q तक, O से लेकर M तक। तो उसको अगर हम उत्पादन की मात्रा से गुना करते हैं, TQ को उत्पादन की मात्रा से गुना करेंगे, यानी OMTQ, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, TC आ जाएगा। OMTQ पूरा का पूरा TC आ जाएगा। तो TR माइनस TC प्रॉफिट कितना होगा, MNPT। प्रॉफिट कितना होगा, MNPT। तो देखिए ये सारा क्या है, असामान्य लाभ है। ये सारा जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है असामान्य लाभ है। इसका जो PDF है आपको मैं सेंड कर दूंगी, आपका जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर। तो अब मैं आपको बता रही थी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब TR इज़ ग्रेटर देन TC होता है। जब कुल आगम कुल लागत से ज़्यादा होता है तब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में TR काउंट कर लिया हमने और TC काउंट कर लिया, TR माइनस TC कर दिया, MNPT, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, जब आप थ्योरेटिकली लिखोगे, पूरा एक्सप्लेन करोगे एग्जामिनेशंस में, तो AR MR कर्व क्या करती, EC MC कर्व क्या करती, लाभ का मात्रा, प्रति इकाई लाभ कितना हो गया, N से लेकर N तक, M तक, और टोटल लाभ कितना हो गया, NMPT। ठीक है, ये आपका एक कंसेप्ट हुआ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ। सामान्य लाभ में क्या होता है, TR जितना हो उतना ही क्या होना चाहिए, TC होना चाहिए। सामान्य लाभ का मतलब होता है ना ही तो हमें लाभ हुआ और ना ही हमें हानि हुई, इस स्थिति को हम कहते हैं सामान्य लाभ। इस स्थिति को हम कहते हैं सामान्य लाभ। अब देखिए AR और MR वक्र जो हैं वो नीचे की ओर गिरते हुए हैं। AR और MR वक्र नीचे की ओर गिरते हुए हैं। AC और MC वक्र जो हैं वो U शेप हैं। AC और MC वक्र U शेप है। अब जहाँ पर AR है वहाँ पर हमारी कीमत निर्धारित होती है OP, कीमत है OP। TR है OPRX, क्योंकि TR प्राइस इंटू क्वांटिटी के बराबर होता है। प्राइस OP है, क्वांटिटी OX है। OPRX क्या है, TR
टोटल कॉस्ट भी OPRX है। तो इस स्थिति में ना ही हमें लाभ होगा ना ही हमें हानि होगी। ये स्थिति कौन सी होगी? नॉर्मल प्रॉफिट की। नेक्स्ट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं हानि। एग्जामिनेशंस में कई बार तीनों स्थितियां पूछ लेते हैं कि एकाधिकार में अल्पकाल की तीनों स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आज हमने तीनों स्थितियों के बारे में पढ़ा है कि असामान्य लाभ, हानि, सामान्य लाभ। हानि के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक्स अक्ष पर हम लिखेंगे उत्पादन, वाई अक्ष पर लिखेंगे हम आगम लागतें, AR MR कर्व। वाई अक्ष पर जो भी ड्रॉ हो रहा है उसके बारे में लिख देते हैं। अब देखिए, AR और MR वक्र नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। AC और MC U शेप हैं। इक्विलिब्रियम साम्य की शर्त क्या है? MR इक्वल्स टू MC और MC वक्र MR को नीचे से काटे। तो किस बिंदु पर इक्विलिब्रियम हो रहा है? E बिंदु पर। और उत्पादन किस बिंदु पर आ रहा है? X अक्ष पर, OX। और इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो अब हमें क्या मिलेगा? लागत। लागत मिलती है एवरेज कॉस्ट पर। लागत मिलती है एवरेज कॉस्ट पर। रेवेन्यू कहाँ मिलेगा? R से लेकर X तक। ये जो रेवेन्यू कर्व है ये क्या है? कीमत रेखा। O से लेकर P तक, यही हमारी कीमत डिसाइड होगी। देखिए, अब TC कितना है? OQSX। TC कितना है? OQSX, x है यहाँ पर, OQSX। और TR कितना है? OPRX। TR कितना है? OPRX। तो रिमेनिंग जो एरिया ये आपको शो हो रहा है ये क्या है? लॉस है, PQSR। लॉस किसके बराबर है? PQSR। इस स्थिति में आपको हानि का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि TC इज ग्रेटर देन TR है। इस स्थिति में हानि का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि TC इज ग्रेटर देन TR है। जब तक TC जो है वो TR से अधिक रहेगा तब हानि का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो आज हमने जाना कि मोनोपोली क्या होती है, एकाधिकार किसे कहते हैं, रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म कैसे डिसाइड होगा, इक्विलिब्रियम की शर्तें क्या क्या हैं, एकाधिकार में हानि की संभावना क्यों होती है और हानि के कारण क्या है, और तीनों स्थितियाँ, अल्पकाल की तीनों स्थितियाँ। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है एकाधिकार में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर प्रश्न पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।